Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही बेटा? कैन यू हियर मी? यस, ओके। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा लेट हो गया, स्टार्ट नहीं होता सिस्टम। 5 मिनट, चलो 5 मिनट ज्यादा ले लेंगे, डोंट वरी। यस, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने आईयूसी में जनरल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। जनरल केमिस्ट्री में बात की थी क्वांटम नंबर्स की। फेस सही नहीं दिख रहा है, फेस तो दिखना चाहिए। कैम में तो आ रहा है बेटा। तुम्हारी सेटिंग चेक करो एक बार। यस, जनरल केमिस्ट्री में बात की थी बेटा अपन ने क्वांटम नंबर्स। चैट तुम्हारे लिए तो ऑफ होगी ना बेटा? नहीं हुई? एक सेकेंड, 1 मिनट। तुम्हें चैट दिखाई दे रही है? म्यूट तो कर रखा मैंने सबको। ओके। एक सेकेंड, चैट में दिक्कत आ रही, प्राइवेट करो। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब आ रही बेटा आवाज? यस, चैट हो गया प्राइवेट। ओके, लास्ट क्लास में बात की थी बेटा अपन ने जनरल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। पढ़ा होगा आपने, नोट शेयर किए थे मैंने, अपलोड भी किए थे। हैंडआउट तो नहीं मिला, वो थोड़ा सा हैंडआउट में प्रॉब्लम भेज दूंगा, लेकिन मैंने वैसे नोट्स शेयर किए थे। वो सारा जो हैंडआउट में लिखाया था उसके क्वांटम नंबर के नोट्स अपलोड किए थे, देखना एक बार। जो मैंने पढ़ाया था वही था, उसमें प्रिंटेड फॉर्म में था। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर में दे दूंगा लास्ट में, याद दिलाना, या लिख लो MS भाटी। लास्ट क्लास में नहीं दिया था बेटा?
8078619456। ओके, नोट्स मैंने अपलोड किया था, देखना एक बार, नहीं होगा तो आज वापस कर दूंगा और आज का हैंड आउट भी कर दूंगा। लास्ट क्लास में ज्यादा कुछ नहीं बेटा, अपन ने इंट्रोडक्टरी बात की थी, बेसिक क्वांटम नंबर्स, क्योंकि अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर बॉन्डिंग मैन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जनरल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं अपन ने बात की थी, बेसिक आइडिया ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स में 4 नंबर्स की बात की थी, which gives all information about an electron present in any atom। किसी भी एटम में जो, नोट्स नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं वापस आज कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। हैंड आउट तो पिछली बार वाला डिलीट हो गया, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था एग्जैक्ट वो प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। ओके, चलिए बात कर रहा हूँ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives all information about an electron present in any atom। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको लोकेट करने के लिए 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से थे बेटा? फर्स्ट था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, स्मॉल n। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल नंबर, नेम ऑफ सेल, और परमिसिबल वैल्यूज क्या होती है बेटा? परमिसिबल वैल्यूज जो होती है n की 1 टू इनफाइनाइट, नहीं 0 टू n-1 तो l होता है बेटा। n के लिए बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर होगा, कभी भी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा। 1 2 3 4, n1 मतलब फर्स्ट सेल, उसी को क्या बोलते हैं? k सेल। 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं। n2 का मतलब सेकंड सेल, कौन सी होगी? l। सिमिलर n3 है तो m, KLMN। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल जो होती है मैन ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, राइट। इसके अलावा n क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा? साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, दैट इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ एटम। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी क्या होगा। रेडियस और एनर्जी का इंफॉर्मेशन भी कहां से मिलता है बेटा अपने को? n से। इन जनरल n इंक्रीज होने के साथ आपका एनर्जी और रेडियस दोनों क्या होता है बेटा? इंक्रीज। रेडियस तो सिंपल था कि इंक्रीज होगा ही, n बढ़ेगा तो सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। एनर्जी के लिए मैंने समझाया था आपको कि एटम जितना क्लोज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के क्लोज है एटम में, उतना उसका एनर्जी मोर नेगेटिव होगा बेटा। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, सेल नंबर बढ़ेगा, तो वहां पे एनर्जी लेस नेगेटिव होता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो। तो एक्चुअल में वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये चीज और अपन फॉर्मूला से क्लियर करेंगे कहाँ पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी खाली ध्यान रख लो इतना सा कि इन जनरल, हाँ, -1/n² के प्रोपोर्शनल था। गुड। तो अभी इतना सा ध्यान रख लो कि इन जनरल n इंक्रीज होने पर रेडियस और एनर्जी दोनों क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होता है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी अपने को n से, किसी भी सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो आप n की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितने होते हैं बेटा सेल में? n², और इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो 2n², राइट। ये सारी बातें अपन ने n के लिए की थी, प्रिंसिपल क्वांटम। सेकंड था अपना बेटा एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी सेकेंडरी क्वांटम नंबर। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर आपको सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसेल का नेम एंड शेप ऑफ सबसेल कहां से आता है बेटा? एल से। और सबसेल किसके साथ एसोसिएट होती है बेटा? सेल के साथ। तो कहने का मतलब एल की जो परमिसिबल वैल्यूज होंगी या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा? एन पर। और वैल्यूज ध्यान रखना है आपको, जो पॉसिबल होती है 0 टू n-1। एल जो होगा एन पर डिपेंड करता है, n3 लूंगा तो एल होगा बेटा 0 1 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। इसके अलावा बात की थी बेटा, जो डिफरेंट वैल्यूज होती है एल की, वो पर्टिकुलर सबसेल को डिनोट करती है, उसके नेम और शेप के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे L0 लेंगे, दैट डिनोट ऑलवेज एस सबसेल, एसपीडीएफ। बिल्कुल, सबसेल जो होती है एसपीडीएफ, L0 है तो एस, L1 है तो पी, L2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4G HIJ के ऐसे आगे चलेगा, 4 5 6। तो ध्यान रखना, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं एल की, वो पर्टिकुलर सबसेल को डिनोट करती है। ठीक है, और किसी भी सेल के अंदर कितनी सबसेल्स होंगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू n। सेल नंबर जितना होगा उतनी सबसेल। जैसे थर्ड सेल लो बेटा तो उसमें 3 सबसेल आएंगी, कौन कौन सी? 3s 3p और 3d। फिफ्थ सबसेल है तो उसमें 5 आ जाएंगी, 5s से लेकर 5f।
राइट, इवन 5G तक। इसके अलावा किसी भी सबसेल का एनर्जी बात करें तो किससे देते हैं बेटा, n+l रूल से, जो आज पढ़ेंगे n+l से डिसाइड करते हैं। n और l मिलके सबसेल का एनर्जी डिसाइड करते हैं। n+l हायर होगा तो एनर्जी हायर होगी बेटा, n+l लोअर है तो एनर्जी लोअर होगी, ठीक है। और सबसेल के अंदर अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल्स तो 2l+1 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 2 × 2l+1। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ध्यान रखना, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे इंटू 2 कर दो तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस होंगे ऑलवेज, राइट। चलिए, ये तो बात होगी बेटा एल की, सेकंड था एजिमुथल क्वांटम। थर्ड था अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, एटम के अंदर 3D स्पेस में अराउंड न्यूक्लियस। ऑर्बिटल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में, वाई में है, जेड में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड। वो कहां से आता है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स m से। और m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बेटा, l पर। पॉसिबल वैल्यू जो होती है परमिसिबल, वो होती -L2+L इंक्लूडिंग g। ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m -L2+L ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। जैसे मैं L2 लूंगा तो m होगा बेटा -2 से लेके +2 तक इंक्लूडिंग 0, राइट। और जो m की वैल्यूज होती हैं, टोटल वैल्यूज ऑफ m, दे डिसाइड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, इससे पता चलेगा टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन जितने होंगे, मतलब m की टोटल वैल्यूज। जैसे p के लिए L1 है तो m होता है -1 0 +1। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज, मींस देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और यू कैन से देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, px, py एंड pz, ठीक है। नेक्स्ट था अपना लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल। स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो कौन डिनोट करता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके लिए दो वैल्यूज असाइन है स्पिन क्वांटम नंबर्स के लिए, +12 और -12। +12 एंड -12 टू टाइप की स्पिन पॉसिबिलिटी होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप +12 क्लॉकवाइज मानते हैं बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना बेटा, जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं, और किसको डिनोट करते हैं, वो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करना है, कैरेक्टराइज करना है, तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड है। तो ये आप नोट डाल के लिख लीजिए, आई थिंक लिखा नहीं था अपन ने, नोट डाल के लिख लीजिए। ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, प्लीज नोट डाउन। ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से बेटा, n, l and m, and electrons are characterized by set of all 4 quantum numbers, NLMS. Orbitals are characterized by set of 3 quantum number and electrons are characterized by set of all 4 quantum number. डाउट्स बेटा आपके जो भी हैंड रेज कर रहे हो, लास्ट में बात करेंगे, लास्ट 5 मिनट्स में जो भी डाउट्स होंगे आपके अनम्यूट कर दूंगा मैं बोलने, ठीक है। अभी एक बार जस्ट मैंने रिवाइज करवाया जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद है बेटा शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप एंड ओरिएंटेशन से मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एस सबसेल बात करें तो एस सबसेल के लिए एज यू नो एल क्या होगा बेटा 0, एल 0 है तो एम भी क्या होगा 0, और एम 0 में क्या इंडिकेट करता है, देयर इज ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। हैंडआउट मिलेंगे बेटा, आज मिलेंगे नितिन, डोंट वरी। एल 0 है तो एम 0 होगा बेटा, एम 0 मीन्स ओनली
one possible orientation which is equal in all directions. ठीक है, तो कहने का मतलब एस का जो एस सब सेल का शेप आता है वो कैसा आता है, स्फेरिकल। ये मान लीजिए डायरेक्शन है एक्स, सपोज दिस इज वाई, तो ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड में इक्वल होता है, नॉन डायरेक्शन होता है एक्चुअली। ये सपोज मान लीजिए जेड डायरेक्शन है, तो एस का शेप आया था स्फेरिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शन में क्या है बेटा, इक्वल है, राइट। एक इसमें वर्ड आता है बेटा नोडल प्लेन, नोड या नोडल प्लेन। नोडल प्लेन या नोड वर्ड जहां भी आता है बेटा मतलब नो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, नोड मींस नो इलेक्ट्रॉन। नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नोडल प्लेन। ठीक है, अगर मैं एटम में आपसे पूछूं नोडल पॉइंट क्या होता है बेटा, किसी भी एटम में नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट एटम का क्या होगा बता सकते हो, नोड मतलब नो इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, न्यूक्लियस। गुड गुड नीलेश, एटम का नोडल पॉइंट क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ध्यान रखना नोड वर्ड जहां भी आता है मतलब माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए नो इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, नोड, राइट। तो अब यहाँ पे बात करें बेटा, जो नोडल प्लेन होते हैं वो नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है। एल क्या है आपका, एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो एस के लिए एल जीरो है, तो नोडल प्लेन भी क्या हो जाएगा बेटा, एस के लिए नोडल प्लेन भी क्या हो जाएंगे, एस ऑर्बिटल के लिए अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ नोडल प्लेन तो आंसर क्या जाएगा, फॉर एस ऑर्बिटल नोडल प्लेन जीरो, क्योंकि ऐसा कोई प्लेन पॉसिबल नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्फेरिकली सिमेट्रिकल या नॉन डायरेक्शनल। हाँ रेडियल नोड आता है बीच में, 1s और 2s के बीच में आएगा, 2s और 3s के बीच में आएगा, वो बाद में बात करेंगे रेडियल नोड के बारे में। बट नोडल प्लेन अगर पूछ रहा है तो दैट इज जीरो। अच्छा नोडल प्लेन होता क्या है, यू कैन से, यू कैन राइट nodal plane basically you can say it is a real or imaginary plane where probability of finding electron is zero। लिख लीजिए, नोडल प्लेन को डिफाइन करें, इट इज रियल और इमेजिनरी प्लेन where probability of finding electron is zero। हाँ टू डायमेंशनल प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, जैसा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई भी प्लेन में अपन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन इज अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एस के लिए ध्यान रखना नोडल प्लेन जीरो होता है। सिमिलर फॉर पी सब सेल, सेकंड बात करें फॉर पी सब सेल, for p subcell as you know l क्या हो जाएगा बेटा 1 और m क्या हो जाएगा -1 0 एंड +1। देयर आर थ्री पॉसिबल वैल्यूज, थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं p में, तीन होते हैं, px py और pz। ठीक है, शेप इनका कैसा आता है बेटा, शेप फिर बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल है, आपको सीधा लर्न करना है। एस का स्फेरिकल होता है, पी का कैसा होता है, डम्बल, पी ऑर्बिटल का जो शेप आता है डम्बल, और थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन, तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे मैं पी एक्स ड्रॉ करूं बेटा, तो पी एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस डायरेक्शन में होगा, एक्स,
जो ऑर्बिटल के लॉब बनेंगे वो किस डायरेक्शन बनेंगे, डंबल शेप इन एक्स डायरेक्शन। वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सिमिलर आप पी वाई बनाएंगे बेटा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, पी वाई अगर मैं ले रहा हूँ सपोज, तो इलेक्ट्रॉन सपोज ये वाई डायरेक्शन है, तो ऑर्बिटल लॉब कहाँ बनेंगे बेटा, वाई डायरेक्शन। एक्स और जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलर पी जेड के लिए बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड डायरेक्शन। ये सपोज जेड डायरेक्शन है, तो ऑर्बिटल लॉब कहाँ बनेंगे, जेड डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका एक्स और ये वाई, समझ रहे। बात कर रहा हूँ शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। एस के लिए स्फेरिकल आया था बेटा, पी के लिए कैसा आता है, शेप डम्बल, डम्बल शेप आएगा। और 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबसेल कोई भी पी ले आप, 2p 3p 4p, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पी सबसेल है तो ऑलवेज एक्स वाई जेड बेटा, इमेजिनरी रियल डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे नोडल प्लेन की अगर बात करें बेटा, नोडल प्लेन बता सकते हो पी एक्स में क्या होगा। अच्छा, नोडल प्लेन अपन बोल रहे हैं किसके इक्वल होता है बेटा, एल के। एल क्या है यहाँ पे, 1। पी के लिए एल क्या है, 1। नोडल प्लेन भी कितना आएंगे बेटा, 1। एक नोडल प्लेन आएगा हर ऑर्बिटल में। बताओ पी एक्स के लिए क्या होगा नोडल प्लेन। ओरिजिन तो बेटा नोडल पॉइंट होता है, न्यूक्लियस। हाँ एक होगा, कौन सा होगा, वाई जेड। देखो वाई और जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको बीच में से कट कर दूं मैं इस टाइप से परपेंडिकुलर, देखो तो वाई जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उस 2 डायमेंशनल प्लेन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, नोडल प्लेन। हरी बात समझ में। इसी टाइप से पी वाई ले बेटा, तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा, वाई है तो उसका नोडल प्लेन एक्स जेड। यस, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, एक्स जेड। इसी टाइप से पी जेड है तो बेटा नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना, पी जेड का मतलब क्या बेटा, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। एम क्या शो करता है, डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। तो कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो पी के लिए बहुत सिंपल है बेटा, पी में एक नोडल प्लेन होगा, पी एक्स है तो एक्स को छोड़ दो, पी एक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में है, कहाँ नहीं है, वाई जेड डायरेक्शन। और प्लेन है तो 2 डायमेंशनल प्लेन बनेगा, एक्स वाई 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। वापस समझा रहा हूँ बेटा, बात कर रहा हूँ नोडल प्लेन क्या होता है, रियल और इमेजिनरी प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो पी सबसेल के लिए बात करें तो देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पी सबसेल। कौन कौन से हैं ये फिक्स है, याद रखना है आपको, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब पी एक्स का डायग्राम बनाओगे तो वहां देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉब क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां जिन पॉइंट्स में मैक्सिमम है उन पॉइंट्स का लोकस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। हाँ नोडल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा बेटा, हिमांशु। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ नहीं है बेटा, वाई और जेड। तो वाई और जेड से जो प्लेन बनेगा 2 डायमेंशन, वो क्या हो जाएगा, पी एक्स का नोडल प्लेन। सिमिलर पी वाई लोगे बेटा, तो पी वाई में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वाई डायरेक्शन पे है, कहाँ नहीं है देखो, एक्स और जेड पर। तो एक्स जेड या जेड एक्स एक ही बात है, जेड एक्स बोले तो भी एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा बेटा, नोडल प्लेन। तो बहुत सिंपल है, पी जेड है तो आप जेड को छोड़ दो, क्या बचा, एक्स वाई। एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। पी जेड क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ 3 प्लेन होंगे बेटा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। इसी टाइप से डी सबसेल के लिए बात करें, थर्ड फॉर डी सबसेल, डी सबसेल के लिए एल क्या होता है बेटा, 2। एल 2 है तो एम की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एम की पॉसिबल वैल्यूज होंगी -2 -1 0 +1 एंड +2। हाउ मेनी पॉसिबल ओरिएंटेशन, 5। टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एम करें तो कितनी हो जाएंगी बेटा, 5। तो यू नो 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबसेल। कौन कौन से अपन पहले बात कर चुके हैं, कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, शेप इनका कैसा आता है बेटा, टी के लिए डबल डम्बल या बाई डम्बल। डी का जो शेप होगा डबल डम्बल। नोडल प्लेन की बात करें तो बेटा एल की वैल्यू क्या है 2, नोडल प्लेन कितने आएंगे इसमें, 2 नोडल प्लेन आएंगे, राइट। शेप अगर इनका बनाए अपन, तो जैसे सपोज मैं डी एक्स वाई बनाऊं तो डबल डम्बल बनेगा इस टाइप से। ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है बेटा और ये वाई, तो डी एक्स वाई कैसा होगा, इस टाइप से बनेगा डी एक्स वाई। इसी टाइप से डी वाई जेड बनाना है बेटा आपको। वाई जेड मतलब वाई जेड प्लेन में होगा, इसको आप एक एक्सिस को वाई मान लीजिए बेटा और दूसरे को जेड। शेप वही रहेगा, डबल डम्बल या बाई डम्बल बोल सकते हैं। सेम डी जेड एक्स बनाना है बेटा, डी जेड एक्स या एक्स जेड, इसको आप एक्स मान लें तो इसको क्या मान लें, जेड। अगेन शेप विल बी डबल डम्बल। ठीक है, हाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तीनों एक जैसे होते हैं बेटा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आप बना रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना ऑर्बिटल लॉब कहाँ होता है, अलोंग द एक्सिस। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो इसके ऊपर बनेगा एक्सियल ऑर्बिटल होता है। शेप तो वही है डबल डम्बल, लेकिन कहाँ है, अलोंग एक्स वाई एक्सिस। और डी एक्स वाई वाई जेड में कहाँ था बेटा, 45 डिग्री पे। इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, एट 45 डिग्री। लास्ट है आपका डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर एक्सेप्शन होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। डी जेड स्क्वायर में जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल लॉब बनेगा और बीच में एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन की रिंग बनती है। डी जेड स्क्वायर का शेप डबल डम्बल नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड। बेटा इसमें नहीं समझा वाला नहीं है कोई बात, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि डी का शेप डबल डम्बल आता है। डी एक्स वाई में जो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी आती है कहाँ आती है, एक्स वाई प्लेन में। डी वाई जेड में वाई जेड में, डी जेड एक्स जेड। अब ये ध्यान रखना है बेटा, खुद से नहीं बना पाओगे, आपको याद होगा तो ही बना पाओगे, राइट। हाँ डी जेड स्क्वायर का जो शेप आता है, मैंने पहले ही बोला कि शेप मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल है, आपको यू हैव टू लर्न इट। आप फाइंड नहीं कर सकते कोई फॉर्मूला लगा के, आपको ध्यान रखना है। यस, डी जेड स्क्वायर में ये बीच में इलेक्ट्रॉन की रिंग बनेगी और जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल लॉब होता है। ये डबल डम्बल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल हो गए बेटा, ये इनका शेप होता है। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने वो भी भेजा था आपको नोट्स, उसमें भी बनी हुई है, 3D में इमेज बनी हुई है, देखना, आज वापस भेज दूंगा। यस, अब यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करें बेटा, तो नोडल प्लेन देखिए, डी एल 2 है तो 2 नोडल प्लेन होंगे यहाँ पे। डी एक्स वाई में अगर नोडल प्लेन निकालना है तो एक्स वाई का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ प्रेजेंट है, एक्स वाई प्लेन में। और एज यू नो 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, समझना। डी एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन बेटा, वाई जेड और जेड एक्स में। डी एक्स वाई के लिए बात कर रहा हूँ, तो वाई जेड और जेड एक्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे नोडल प्लेन। थोड़ा समझना, ये सपोज एक्स वाई प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके परपेंडिकुलर देखो 2 प्लेन कटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया तो एक वर्टिकल होगा बेटा। तो देखो इसको वर्टिकल बीच में से काटू मैं डी एक्स वाई को ऊपर से, तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या ओरिजिन से, ओरिजिन से आप ऊपर से काटेंगे वर्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा उस प्लेन में, तो उसको क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऐसे काटा बेटा, इसको एक बार ऐसे भी काट सकता हूँ, ऊपर से ऐसे काटा। एक्स वाई प्लेन मान लीजिए आपका बोर्ड वाला प्लेन जिसमें आप लिख रहे हैं कॉपी, वो एक्स वाई प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर 2 प्लेन बनेंगे, एक तो वाई जेड और एक जेड एक्स। अब यूं समझिए, एक बार ऐसे काटा और एक बार ऊपर से ऐसे काटा, इस टाइप से, तो ये दोनों प्लेन क्या होंगे। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तो सिंपल ये देखो डी एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई को छोड़ दो। जैसे आपने पी एक्स में
एक्स को छोड़ा था, नोडल प्लेन क्या बन गया था वहां पे, वाई जेड। पी जेड में आपने किसको छोड़ दिया था, पी जेड मतलब जेड पे है इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ नहीं है बेटा, एक्स वाई पर, तो एक्स वाई क्या हो गया था, नोडल प्लेन। वैसे ही यहाँ ध्यान रखो कि तीन नोडल प्लेन, तीन प्लेन बनेंगे थ्री में, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। आपने डी एक्स वाई लिया बेटा, तो वहां डी एक्स वाई पर एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, वाई जेड और जेड एक्स। इट शुड बी वेरी क्लियर। जैसे मैं डी वाई जेड ले रहा हूँ समझना, तो डी वाई जेड का मतलब वाई और जेड प्लेन जो बनाया मैंने यहाँ पे, देखो वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉब बनाया है, तो वाई जेड प्लेन कॉपी वाला प्लेन मान लो, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है। अब इस प्लेन को परपेंडिकुलर आप काटोगे ऊपर से एक्स डायरेक्शन से, समझना एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एक्स से आप काटोगे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, दो प्लेन बनेंगे नोडल प्लेन, ओरिजिन से पास करेंगे तो। और वो कौन से हो जाएंगे, वाई जेड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इस वाई जेड में है, तो कहाँ नहीं है बेटा, एक्स वाई और जेड एक्स। कहने का मतलब जो नोडल प्लेन होगा बेटा डी वाई जेड का, वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड एक्स जेड। डी एक्स वाई का क्या हो गया था बेटा, नोडल प्लेन एक्स जेड एंड वाई जेड। इसी टाइप से आप डी जेड एक्स लेंगे बेटा, तो जेड एक्स में इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, देखो ये, तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स वाई एंड वाई जेड। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड वाई जेड। अरे बात समझ में, जो है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नोडल प्लेन। इसमें अगर बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो देखो यहाँ एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन है, वाई में भी है, ओनली जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ इस टाइप से परपेंडिकुलर आप 45 डिग्री पे कट कर सकते हैं। टू इमेजिनरी नोडल प्लेन आएंगे बेटा, रियल प्लेन नहीं आएगा, समझना इस टाइप से कट करें तो टू इमेजिनरी nodal planes are present at 45 degree. देखिए एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और वाई में भी है बेटा, तो ओनली जेड में नहीं है, तो 45 डिग्री से अपन कट करें इस टाइप से परपेंडिकुलर डायगोनली, तो दोनों तरफ से कट कर सकते हैं जो बनाया मैंने, लेकिन ये रियल प्लेन नहीं है, कैसे बेटा, इमेजिनरी नोडल प्लेन, ठीक है। हाँ 45 डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, बिल्कुल। डी जेड स्क्वायर में देखेंगे आप, तो यहाँ पे नोडल प्लेन अगर पूछे, तो देखो इसमें एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन की रिंग है, समझना ये जो रिंग है किस प्लेन में बेटा, एक्स वाई प्लेन में, ये सब नहीं जेड डायरेक्शन है, तो ऑर्बिटल लॉब इस जेड के ऊपर है और बीच में ऐसे रिंग है एक्स वाई प्लेन में, तो आप कैसे भी कट करेंगे बेटा रिंग कटेगी। प्लेन के लिए आपको टू डायमेंशनल ऐसा प्लेन कट करना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना आए, तो यहाँ रिंग में एक्स वाई प्लेन में भी आ गया इलेक्ट्रॉन और जेड डायरेक्शन में भी आ गया, तो कोई डायरेक्शन बची कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स वाई जेड में, कोई डायरेक्शन नहीं बची, यहाँ तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में नोडल प्लेन का आंसर जाता है बेटा 0, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर डी जेड स्क्वायर में आपसे नोडल प्लेन पूछे बेटा तो आंसर क्या जाएगा, 0। हाँ अब सवाल उठता है क्या कोई इमेजिनरी नोडल सरफेस पॉसिबल है, नोडल प्लेन तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नोडल सरफेस आप बना सकते हो, देखो कौन टाइप, यहाँ से बीच में से ले लूं मैं ओरिजिन से, इस टाइप से ऑर्बिटल लॉब इसके अंदर रह जाए, रिंग इसके बाहर रह जाए, 3D में थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये इस टाइप से है, यहां से ली मैंने बीच में से, तो रिंग तो इसके बाहर है और वो लॉब कहाँ है, कॉन के अंदर है, तो इस कॉन की सरफेस जो बनेगी बेटा ये, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं देयर आर टू कॉनिकल नोडल सरफेस प्रेजेंट, टू कॉनिकल, शेप कौन टाइप बनता है, कॉनिकल, नॉट प्लेन, पॉइंट टू बी नोटेड, नोडल सरफेस, टू कॉनिकल नोडल सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट हो, इमेजिनरी इसलिए बोल रहे हैं बेटा, वहां इमेजिन कर रहा है कि बीच में ऐसा कोई प्लेन आएगा जहां पे, अगर एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स होता तो उसको रियल प्लेन बोल देते बेटा, आप तो ऐसे ध्यान रखो रियल प्लेन क्या होंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अदर कोऑर्डिनेट्स पे प्लेन तो कहीं भी बन सकता है, 360 डिग्री पे इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है,
तो बीच में आप कहीं भी कट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजनरी। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन 0, लेकिन कॉनिकल नोडल सरफेस बनेगी, लाइक डब्ल्यू टाइप बनेगा, दो कीप रख दें, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर है, इसकी सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट टू बी नोटेड नोडल सरफेस, नॉट नोडल प्लेन। प्लेन पूछे तो आंसर क्या जाएगा, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बोला टू इमेजिनरी नोडल प्लेन। ठीक है, एफ के लिए नहीं पूछेगा, शेप और जो ओरिएंटेशन है वो एस पी ओ डी का अपने 10+2 लेवल पे सिलेबस में। एफ का शेप कॉम्प्लेक्स है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको बोलते हैं नोडल। ठीक है, रेडियल नोड आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। अभी मैंने ओनली क्या पढ़ाया, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बेसिकली। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको एक दो मिलेंगे सीट में, बाकी एटॉमिक में रेडियल नोड भी बताएंगे, फॉर्मूले भी होते हैं। रेडियल नोड होता है n-l टोटल, n-l-1 रेडियल नोड, तो वो बात करेंगे, लेकिन अभी बात की मैंने ओनली रेडियल नोड के बारे में, बाद में बात करूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। डी के लिए जो नोडल प्लेन है, डी एक्स वाई है तो एक्स वाई को छोड़ के वाई जेड जेड एक्स, डी वाई जेड है तो वाई जेड में इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहाँ नहीं होगा, एक्स वाई और एक्स जेड। पहले वाले तीनों ये नॉन एक्सियल होते हैं बेटा, बाकी जो दोनों हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर ध्यान रखना, इसका शेप एक्सेप्शनल होता है, डबल डम्बेल नहीं होता, इसमें नोडल प्लेन भी नहीं होगा। कैसे नोड बनेंगे, कॉनिकल, कॉनिकल नोडल सरफेस बनेगी, राइट। इसमें चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इसमें पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे बेस्ड अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए, ओनली s orbital, only s orbital is non-directional, remaining all orbitals p d f जितने भी होता है, remaining all are directional, remaining all are directional। s के लिए अपन किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, देखो s में ना मैंने x लिखा, y लिखा, ना z लिखा, सिंपल s। बाकी कोई भी ऑर्बिटल लोगे बेटा, वहां px py dxy dzx डायरेक्शन आएगी उसकी। तो x s ऑर्बिटल ओनली नॉन डायरेक्शनल, रिमेनिंग ऑल आर डायरेक्शनल। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट लिखिए, एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस हो, एक्सिस के ऊपर हो, तो कौन कौन से होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये सब बेटा एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल लॉब कहाँ प्रेजेंट होता है, अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। फिर सवाल उठता है नॉन एक्सियल कौन से होंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो नॉन एक्सियल में होंगे बेटा आपके पास एस ऑर्बिटल, इसके अलावा डी एक्स वाई, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन और प्लेन के बीच में था, 45 डिग्री था, एक्सिस के ऊपर नहीं था, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स या एक्स जेड बोल दीजिए। ये नॉन एक्सियल होता है। नॉन एक्सियल मतलब ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस तो एक्सियल, और इन बिटवीन एक्सिस है तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्सियल। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिए रिलेटेड टू शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
क्वेश्चन इसमें जैसे नोडल प्लेन पे पूछा जाता है मैम, जैसे मैं आपको मैच द कॉलम दे दूं, सपोज कॉलम 1 में मैं आपको दे दूं ऑर्बिटल्स, और कॉलम 2 में दे दूं बेटा नोडल प्लेन। एनपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नोडल प्लेन। सपोज ऑर्बिटल्स दे दूं मैं आपको पी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, और कॉलम 2 में नोडल प्लेन दे दूं एक्स वाई प्लेन, सिमिलर वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जीरो, या फिर दे दूं सपोज आपको कॉमन नोडल प्लेन विद पी वाई। यस, ये क्वेश्चन दिया मैंने बेटा मैच द कॉलम। जेई एडवांस में जैसा आपको पता है हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, मैच द कॉलम, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप। हालांकि अब तो न्यूमेरिकल इंटीजर जेई मेंस में भी आने लगे, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट। यस, बता सकते हो इसमें आंसर बेटा? मैच द कॉलम में आवाज आ रही है सबको? ए में क्यू, ए पी एक्स है तो वाई जेड होगा, बिल्कुल ए में क्यू होगा, नो डाउट। पी एक्स का आपको नोडल प्लेन अच्छे से पता है क्या होगा बेटा? पी एक्स मतलब एक्स में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ नहीं है, वाई से, तो ए मैच होगा क्यू से। और किसी से हो सकता है? नहीं। बी, डी एक्स वाई है बेटा, तो एक्स वाई में नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ नहीं होगा बेटा? वाई जेड और जेड एक्स, मतलब एक्स वाई को छोड़ दो आप, तो आंसर क्या जाएगा डी एक्स वाई के लिए? क्यू एंड आर। अच्छा, ये कॉमन नोडल प्लेन विद पी वाई समझ लो, बाकी तो कर लोगे। डी जेड स्क्वायर जीरो होगा बेटा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। डी में सबका क्या आएगा आंसर? एस। डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन अपन ने क्या बात की? जीरो। ठीक है। यस, ये जो है कॉमन नोडल प्लेन विद पी वाई, तो पी वाई का नोडल प्लेन क्या होता है? पी वाई का नोडल प्लेन होगा एक्स जेड, राइट और नॉट? एक्स जेड होगा, तो इसमें वो आंसर जाएंगे बेटा जिन जिन का नोडल प्लेन एक्स जेड, वो कॉमन हो गया ना बेटा। पी वाई का नोडल प्लेन एक्स जेड होता है, अपने को पता है, उससे कॉमन कौन होगा? किसका होगा? जिसका नोडल प्लेन एक्स जेड है। तो एक्स जेड प्लेन आपका आर वाला ऑप्शन है बेटा, एक्स जेड। देखो, तो जिस जिसमें आर आंसर जाएगा बेटा वहां टी भी आंसर जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। जिसके लिए भी नोडल प्लेन एक्स जेड होगा वो कॉमन होगा पीवाई से, क्योंकि पीवाई का नोडल प्लेन भी क्या होता है? एक्स जेड। तो आपको क्या देखना है, जहां पे भी आर आंसर होगा वहां टी भी होगा, तो डी एक्स वाई में भी टी आएगा। अब डी वाई जेड के लिए, सी के लिए आप बताओ क्या होगा? सी के लिए आंसर वाई जेड है, पीआरटी होगा बेटा, गुड। सी में पी भी जाएगा, आर भी जाएगा, और आर जा रहा है तो टी जाएगा ही जाएगा, समझना। डी वाई जेड है, वाई जेड में नोडल प्लेन होता है आपका एक्स वाई एंड एक्स जेड, तो एक्स वाई और एक्स जेड तो है ही बेटा, और एक्स जेड आ गया तो बेटा ये भी आ गया। यहाँ भी देखो पी वाई का कॉमन नोडल प्लेन क्या होता है? एक्स जेड। ठीक है, तो आंसर्स आप लिख लें, ए का क्यू, बी का क्यू आर टी, सी में, सी में हो जाएगा आपका पी आर टी, और डी में ओनली क्या है? जीरो, मतलब एस। कितने लोगों का करेक्ट है? रेज योर हैंड। सारे करेक्ट थे। से आदि 22, 32, क्या बात है, 41, गुड।
चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, मॉडल प्लेन क्या है, पीएक्स का वाई जेड क्वेश्चन जो बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी बेटा बेसिक क्वांटम नंबर के इंट्रोडक्शन की और ऑर्बिटल का शेप, मॉडल प्लेन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए अपन ने क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखना है बेटा, तो वहां कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं अपन, उन रूल्स को फॉलो करके अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो रूल्स जो होते हैं आपके पास, बेसिकली 3 रूल्स होते हैं, पढ़े होंगे आपने। अबोव प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल तो हालांकि सपोर्टिंग रूल्स ही होता है अबोव प्रिंसिपल का। इसके अलावा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबोव पॉली एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो थोड़ा सा इन रूल का आइडिया लेते हैं, फिर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और उससे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिसाइड करेंगे, फिर अपन बॉन्डिंग पाएंगे जो मेन चैप्टर है। ठीक है, अभी तक ये जनरल केमिस्ट्री आपका चल रहा है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। रूल्स फॉर फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको, डिफरेंट सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स में, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करता है। 3 रूल होता है बेसिकली। फर्स्ट ले रहा हूं मैं, अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल, अबोव बेसिकली बेटा जर्मन वर्ड है। अबोव जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बिल्डअप। बिल्डअप या बिल्डिंग अप। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप करेंगे एटम का, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अबोव। प्रिंसिपल क्या है, अबोव ने बोला कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वेरियस सबसेल्स में, तो वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। जिस सबसेल का एनर्जी कम है बेटा, दैट विल बी फिल्ड अप फर्स्ट कंप्लीटली। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हायर एनर्जी वाली सबसेल में जाएगा। यू कैन से बेसिकली अबोव प्रिंसिपल किस में डील करता है बेटा, इट गिव्स सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स। अबोव प्रिंसिपल जो है, यू कैन से इट गिव्स सीक्वेंस ऑफ फिलिंग, सीक्वेंस जो होगा फिलिंग का, इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबसेल्स। जो डिफरेंट सबसेल्स है आपके पास, उनकी फीलिंग का सीक्वेंस कहां से आता है बेटा, अबोव प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल क्या है ये आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अबोव प्रिंसिपल, according to this principle, filling of electrons will take place in increasing order of their energy। जो एनर्जी का ऑर्डर होगा बेटा, वही फीलिंग का इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का ऑर्डर होगा। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, according to this principle, feeling of electrons will take place in increasing order of their energy। feeling of electrons take place in different substances in their increasing order of energy। subcell which have lower energy will be filled up first। you can say it means subcell which have lower energy will be filled first। अब सवाल उठता है सबसेल का एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे बेटा। बात करें बेटा अबोव प्रिंसिपल, इसके बारे में बताता है, सीक्वेंस देता है फीलिंग का, डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग किस ऑर्डर में होता है बेटा, एनर्जी के ऑर्डर में। एनर्जी का जो ऑर्डर होगा सबसेल की, वही उसकी फीलिंग का ऑर्डर होगा। एनर्जी कहां से आती है बेटा, इसी का सपोर्टिंग रूल है एन प्लस एल रूल।
n प्लस एल रूल क्या डिसाइड करता है बेटा? एनर्जी ऑफ सबसेल। सबसेल्स का जो एनर्जी का ऑर्डर होता है n प्लस एल रूल से आता है। n प्लस एल रूल क्या है? सबसेल विच हैव लोअर एनर्जी ऑफ n प्लस एल विल हैव लोअर एनर्जी। लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल है तो एनर्जी भी लो होगी, हायर है तो हाई। अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, सबसेल विच हैव lower value of n plus l have a contain lower energy। और ऐसा केस भी आता है बेटा कुछ सबसेल्स के लिए n प्लस एल सेम हो जाता है, वहां पे क्या देखते हैं n। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ n प्लस एल इज सेम फॉर डिफरेंट सबसेल्स, n प्लस एल सेम है तो एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे? n से। इस केस में फिर n लोअर है तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा? लोअर होगी। n से डिसाइड करेंगे कब? जब n प्लस एल सेम है। अदरवाइज n से मत करना, अदरवाइज क्या देखना? n प्लस एल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ ले, फॉर लाइक 3D and 4s, या 2p 3s। यहाँ पे देखिए आप क्या देखेंगे बेटा? n प्लस एल। n प्लस एल देखेंगे आप तो 3D में n कितना है? 3, और l कितना है बेटा 3D के लिए? d के लिए l होता है 2। 4s में n प्लस एल देखेंगे 4 प्लस 0, तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, विच इज ग्रेटर? 3D। एनर्जी बेटा 3D का ज्यादा होगा, इसलिए पहले 4s इलेक्ट्रॉन में, 4s सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन, उसके बाद 3D में। सिमिलर 2p और 3s में देखेंगे तो यहाँ बेटा 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 0। देखो n प्लस एल सेम हो गया। अच्छा, एन और एल निकालना आना चाहिए बेटा, एन जो आगे नंबर लिखा है, इसीलिए मैंने थोड़ा क्वांटम नंबर का आइडिया दिया था आपको। बाकी तो मैंने बोला एटॉमिक में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी जो बेसिक आइडिया दिया वो क्यों दिया आपको? ताकि आप सबसेल ऑर्बिटल्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे बेटा? एन। एन किसका ज्यादा? 3s। 2p से 3s का एनर्जी ग्रेटर होगा, राइट? या फिर आपको एन और एल की वैल्यूज देते हैं, एनर्जी पूछ ले, तो आप n प्लस एल रूल वहां लगाइए। सीधा सीधा देखिए, n प्लस एल लोअर होगा तो एनर्जी लोअर होगी, हायर है तो हायर। जहां पे n प्लस एल सेम आ जाए वहां क्या देखना है बेटा? राइट? तो यहां से एक प्रॉपर सीक्वेंस आ जाएगा फिलिंग का, जो आप बना लीजिए अबव प्रिंसिपल से। 1s 2s 3s जो डिफरेंट सबसेल्स हैं, सेवंथ पीरियड तक बात करते हैं। 7s 1 से s स्टार्ट होगा बेटा, 2 से p। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी टाइप से 3 से d स्टार्ट हो जाता है, 3d 4d 5d 6d, और 4 से f स्टार्ट हो जाता है, 4f 5f 6f। इलेक्ट्रॉन जो फील होगा बेटा यहाँ पे डायगोनली, पहले 1s में, उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s। ये अपने आप n प्लस एल रूल से ही आएगा। देन 3p 4s, 4s के बाद जाएगा 3d 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s। इस टाइप से डायगोनली फिल करें। 6s के बाद आता है बेटा 4f 5d 6p 7s। ठीक है ना? ये जो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2s, 2s के बाद देखो 2p, 3s के बाद जा रहा है 3p, 4s के बाद जा रहा है 3d, 5s के बाद 4d, और 6s के बाद क्या जा रहा है बेटा? 4f। सिमिलर आगे भी इसी टाइप से कंटिन्यू होगा, 5f 6d 7p। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन,
तो यहाँ पे बेटा क्रिस्टल फील्ड यहाँ कहाँ से आ गया नमन? यहाँ सिंपल एटम की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब तक वो नहीं बोलता बेटा एब्सेंट ही मानते हैं, बाय डिफॉल्ट एब्सेंट ही होते हैं। तो यहाँ मैं कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा एटम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो सीक्वेंस ये रखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस सीक्वेंस में फीलिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें से किसी का भी एनर्जी ऑर्डर पूछ ले, लाइक उठा के दे दूं मैं 5s 4p 5d, तो आप बता सकते हो, या एन और एल की वैल्यूज दे दूं तो एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर गिवन सबसेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं N4 L1 N3 L2 N5 L1 N4 L2, कुछ भी दे दें, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बेटा। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। एन और एल की वैल्यूज दी है, आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है डिफरेंट सबसेल्स के लिए। सीधा सीधा क्या अप्लाई करना है बेटा, n प्लस एन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो n प्लस एल, देखिए सबसे कम किसका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो सेम आ रहा है बेटा, फोर्थ का सबसे ज्यादा है 4 + 2 6, तो फोर्थ तो हाईएस्ट होगा। 1 2 3 में फिर n देखो, n किसका कम है 3, तो 2 सबसे पहले आएगा, फिर 4 1, उसके बाद 3, या डिक्रीजिंग में बोल रहा है तो 4 3 2 1। ठीक है, ये आपको सबसेल देता है मैं कुछ भी 5p 5s 4f 4d, एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, निकाल सकते हो। 2p, तो क्या होगा सबसे कम 2p, देन 5s और 4d, n प्लस एल देखेंगे तो 4d का ज्यादा आएगा बेटा, पहले 5s आएगा उसके बाद 4d, और 4f के लिए देखो सबसे ज्यादा आएगा 4 + 3। तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा किसकी हेल्प से बेटा, n प्लस एल रूल की हेल्प से। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा नहीं बेटा, 3 में कितना आ रहा है 6, अच्छा अच्छा 4 to 6, ओके 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 ओके, सेम आ रहा है ना बेटा, मैंने 1 और 2 सेम आ रहा है और 3 और 4 सेम आ रहा है। ओके बेटा, ये रॉन्ग हो गया, सॉरी, राइट राइट राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया। N5 और L1 है ना बेटा 3 में, और इसमें आपका ये 6, दोनों में 6 आ रहा है, तो फिर ये ज्यादा होगा, 3 सबसे ज्यादा होगा, 3 इसको काट दीजिए, उसके बाद आएगा 4, देन 1 और 2 में आप देखेंगे यहाँ पे n प्लस एल सेम है, तो पहले कौन आएगा, n जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3 4 1 2 आएगा बेटा, राइट, करेक्ट कर लेना, राइट। n प्लस एल जो है 3 और 4 का सेम था, 1 और 2 का सेम, तो n प्लस एल रूल से डिसाइड करना आपको सीधा सीधा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, n प्लस एल सेम हो तो ही n देखना है, अदरवाइज n नहीं देखना। यस, बिकॉज ऑफ n ज्यादा है ना बेटा, इसका 5। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया अबव प्रिंसिपल सिंपल, इट गिव्स सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल्स। किस ऑर्डर में होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और एनर्जी किससे डिसाइड होती है, n प्लस एल रूल्स। ठीक है, सेकंड है आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली ने बोला कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट।
तीन सैम है तो फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। कहने का मतलब है जो पॉली का स्टेटमेंट था एक्सक्लूसिव होगा बेटा, क्योंकि क्वांटम नंबर अपन शुरू से बात कर रहे हैं, क्या बताता है बेटा? क्वांटम नंबर हमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन का आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस दो सिस्टम का सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी टाइप से यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, वो एक्सक्लूसिव या यूनिक होगा। तो इसको पॉली ने एक्सप्लेन किया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो स्टेटमेंट है बेटा इसका, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same values of all four quantum numbers. No two electrons in an atom can have same values of all four quantum numbers. कहने का मतलब जो कंक्लूजन है, यू कैन से किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? दो। और वो भी कब? जब उनका स्पिन क्या हो? अपोजिट। यू कैन से इट मीन्स देयर आर ओनली maximum two electrons present in any orbital. An orbital can accommodate maximum two electrons, but their spin must be opposite. Their spin must be opposite. ठीक है, ऐसा क्यों बेटा? कोई भी ऑर्बिटल लें, जैसे सपोज 3s लिया मैंने, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन, क्योंकि 3s के लिए देखो n3 l0 m0 ये तो कॉमन हो गया। अब s की दो वैल्यूज पॉसिबल है, s या तो होगा प्लस हाफ या होगा माइनस हाफ। अगर आप दोनों सेम ले लेते हैं बेटा इस टाइप से, तो यहाँ देखो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। एनएलएम तो सेम था ही, एस भी सेम हो गया दोनों के लिए प्लस हाफ। दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पॉली, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पॉली के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम से शो कर रहा हूँ बेटा। एरो बेटा हाफ बनाओ पूरा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, ठीक है, दोनों नोटेशन हो गया, इट डजंट मैटर। यस, सही है गलत है? ये यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड वाला रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। कहने का मतलब पॉली का जो कंक्लूजन है वो ध्यान रखिए आप, जो उसने रूल दिया, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? दो। और उसमें भी कंडीशन क्या होगी? उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट, राइट। लास्ट है आपके पास हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड जो है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल, उसने एक्सप्लेन किया, इट गिव्स फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये जो रूल है किसमें डील करता है बेटा? इट डील्स विद द फीलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या हो? सेम हो। हंसूल में आप चाहे तो लिख ले, इट डील्स with feeling of degenerate orbitals.
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या होता है, एग्जांपल लेंगे बेटा, एक बार थ्योरी पूरी हो जाए, इसको किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे लेंगे। इट डील्स विद फीलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या हो, इक्वल हो। ये चाहे तो आप लिख लें, सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो किससे बिलोंग करते हैं बेटा, सेम सबसेल्स। एक्चुअली सबसेल का एनर्जी क्या है, एन और एन प्लस एल से देते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एन प्लस एल सेम होता है, उनका एनर्जी भी सेम होगा, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग इक्वल एनर्जी, नोट डाल के लिख लीजिए, ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग इक्वल या सेम एनर्जी, degenerate are called degenerate orbitals in absence of electric and magnetic field, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे अपन बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी बदल जाता है, फिर वो डिजेनरेट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन होगी, यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेम सबसेल से जो बिलोंग करते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी एंड बिलोंग्स टू सेम सबसेल, which belongs to same subcell, are called degenerate orbitals, are called degenerate orbitals. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पी सबसेल के लिए बात करें बेटा, तो पी सबसेल में एज यू नो तीन पी, थ्री ओरिएंटेशन पॉसिबल थे, तीन पी ऑर्बिटल्स आते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीनों आपस में क्या होंगे बेटा, डीजेनरेट। इसी टाइप से डी सबसेल ले लें, डी में कितने होंगे, 5। एस में बात नहीं करते क्योंकि एस में एक ही होता है, डी में ये पांचों क्या होंगे बेटा, डीजेनरेट। they are having equal energy in absence of electric and magnetic field। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, तो अपन बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय डिफॉल्ट, किसी एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, अब हंट्स रूल क्या है, डीजेनरेट क्लियर है, डीजेनरेट आर दिमाग में आना चाहिए, विच आर जनरेटेड फ्रॉम सेम एनर्जी विच बिलोंग्स टू सेम सबसेल। एन और एल सेम है बेटा, जैसे समझना, सपोज मैंने 3p सबसेल लिया तो n 3 होगा और l 1 होगा, तो 3p में जो तीनों ऑर्बिटल बनेंगे, 3px, 3py, 3pz, इनके लिए देखो n प्लस एल सेम है ना बेटा, तो जहां पे n प्लस एल सेम हो, m डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं अपन, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बट 3p और 4p सेम नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ n बदल गया आपको। 3p में तीनों का एनर्जी इक्वल होगा, 4p में इक्वल होगा, लेकिन आपस में इक्वल नहीं, 4p का एनर्जी ज्यादा है 3p से। तो इसलिए मैंने बोला सेम सबसेल से जो बिलोंग करते हैं ऑर्बिटल्स, जिनका एन और एल सेम होता है, एनर्जी इक्वल होती है, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट। नहीं, 3d और 4s भी डीजेनरेट नहीं, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है 4s से। देखो एन और एल बदल गया, अपन ने बोला एन और एल दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तभी डीजेनरेट होगा, क्योंकि एनर्जी किससे डिसाइड होती है, एन प्लस एल से। ठीक है, अब हंट्स रूल पे आए बेटा वापस से। हंट रूल क्या बोलता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, स्टेटमेंट है हंट्स रूल का, no pairing of electrons will take place in degenerate orbitals it deals with filling of degenerate orbitals until all degenerate orbitals have one electron in same spin या parallel spin, until all orbitals
contain one electron in same spin or you can say parallel spin. जब तक सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है. नहीं, दिस इज नॉट फॉर नहीं, ये सब पे लगेगा बेटा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई जरूरी नहीं, कोई भी हो. जैसे एग्जांपल से समझिए. सपोज मैं फीलिंग ले रहा हूँ. सपोज 3p4 p4 फिल करना है मेरे को. तो दो तरीके हो सकते हैं. एक तो फिल करता हो जाऊँ 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू पॉली, तो ये करेक्ट है. आप वो भी करेक्ट है. 3s के बाद 3p आ जाएगा मान लो. 3s2 3p4. लेकिन ये अकॉर्डिंग टू हंस रूल क्या है बेटा? रॉन्ग है. अकॉर्डिंग टू हंस रूल करेक्ट क्या होगा? p4 बढ़ना है आपको तो 1 2 3 पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में जाएगा सेम. फोर्थ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा बेटा? आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी. दिस इज करेक्ट. अगर आप दो दो भरते हो बेटा दैट इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हंस रूल. तो हन ने बोला कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं आ जाता. ठीक है. जैसे सपोज आपको 3d6 फिल करना है. समझना कैसे फिल करेंगे. 1 2 3 4 5. अब 5 एक एक आ गए बेटा. अब 6 वाला क्या होगा? पेयरिंग. 6 7 अब पेयरिंग होगी. 6 से स्टार्ट होगी. F में 7 तक एक एक आएंगे. उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी 8 से. ठीक है. तो सिंपल रूल्स हैं. बेसिक आइडिया आपको इनका होगा. अभी बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट था आपका अबो प्रिंसिपल. क्या देता है? सीक्वेंस ऑफ फिलिंग. किस ऑर्डर में होता है? एनर्जी के ऑर्डर में. एनर्जी किससे डिसाइड हुई? n प्लस n से. सेकंड था बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली ने बोला कि जो 4 क्वांटम नंबर का सेट आएगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक आएगा. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता. कंक्लूजन था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2. और वो भी कब? जब उनका स्पिन क्या हो? अपोजिट. ठीक है. थर्ड था आपके पास हंस रूल. हंस रूल डील करता है फिलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होता है एक साथ जो बॉक्स बनाते हैं जिनका एनर्जी इक्वल होता है उनमें फिलिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में नहीं आता. हंस ने बोला ऐसा स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम करने के लिए होता है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1. हंस का जो रूल था मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं, जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ माइनस हाफ. तो जितने ज्यादा बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिंगल होंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज बेटा आगे आएगा. बात करें अभी बात करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है ऐसे हमसे डिनोट करूंगा. ये होती है 2s + 1. s है यहाँ पे टोटल स्पिन. तो हमने बोला कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम करते हुए इलेक्ट्रॉन फिल हो. एग्जांपल से समझिए. जैसे मेरे को सपोज 2p4 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है. तो p4 आप भरोगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल 1 2 3 और ये 4. टोटल स्पिन देखेंगे बेटा एस. तो देखो ये तो प्लस हाफ और ये माइनस हाफ. प्लस हाफ वाले 3 इलेक्ट्रॉन है. अप एरो को प्लस हाफ मान लें. डाउन को क्या मान लें? माइनस हाफ हो जाएगा. तो 3/2 - 1 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया. समझना ये तो 0 हो गया ना बेटा. इन दोनों का कितना काउंट होगा? प्लस हाफ प्लस हाफ. टोटल स्पिन कितनी होगी? 1. अब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है बेटा. 2 mod ऑफ s. मॉड इसलिए लिया बेटा स्पिन नेगेटिव भी हो सकती है माइनस हाफ. तो मॉड लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा. 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3. समझ रहे? जैसे मेरे को 3d5 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है. तो 3d5 कैसे बनाएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू हंस रूल? 1 2 3 4 5. टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी बेटा? 5 × प्लस हाफ 5/2. स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है. ये हो जाएगा 2 mod ऑफ s 5 + 1 मतलब आंसर क्या आएगा? 6. समझ रहे? एक ट्रिक भी हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी. सीधा आप बोल सकते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो होगी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि पेयर्ड है तो बेटा उसका नेट स्पिन 0 हो जाएगा. प्लस हाफ माइनस हाफ ध्यान रखना. तो टोटल
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या कर दें हमेशा 1। जैसे मैं आपको D6 में पूछूं, समझना, D6 में अनपेयर्ड कितने होंगे 4, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी बेटा 5। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 कर दो तो वहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। तो हमने बोला स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब पहले आप क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें। अगर आप इलेक्ट्रॉन को पैर करते हुए फिल करेंगे तो वहां स्पिन क्या हो जाएगी, नेट स्पिन 0 होने की वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम होगी। ठीक है, 11 क्या होगा बेटा, D6 की बात कर रहा हूँ। जैसे 3D6 है ना, तो D6 कैसे बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये पैर अप है ना बेटा, इसका तो प्लस आप माइनस आप 0 हो गए ना टोटल। काउंट किसका होगा स्पिन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितना है 4, तो 4 इंटू हाफ ये 2 हो गया प्लस 1। मतलब जो फॉर्मूला है अगर लगाएंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, या ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 4 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 5। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 5। तो इसलिए मैंने बोला सीधा अनपेयर्ड काउंट कर लो, 3D5 में 6 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इन रूल्स को फॉलो करके अपन क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल स्पिन कुछ नहीं बेटा, जो हाफ हाफ है उनको काउंट कर ले टोटल अनपेयर्ड वालों। जैसे 4 अनपेयर्ड है तो 4 इंटू हाफ, टोटल स्पिन हो जाएगी 2। 3 है तो 3/2। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in various cells, subcells and orbitals of an atom. डाउट अभी बस लास्ट पे लेके 5 मिनट अभी लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। इसको लिखने का तरीका होता है बेटा NLX। एन क्या शो करता है, मैंने पहले बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल नंबर। एल क्या शो करेगा, सबसेल एजिमुथल क्वांटम। एक्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने लिखा सपोज 2p5, तो यहाँ n तो क्या हो गया बेटा 2, l क्या हो गया बेटा p के लिए 1 और 5 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। 2p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट distribution of electrons in different cells, subcells and orbitals of an atom या of given atom। कोई भी गिवन एटम है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स में, वो किससे रिप्रेजेंट करता है अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा समझिए, जैसे मेरे को हाइड्रोजन का लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। बेटा जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, छोड़ो मैं हैंड आउट में उसमें दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम में। ठीक है, कोई एग्जैक्ट इसका बड़ा डेफिनेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, किसी भी एटम का लिखते हैं अपन तो वो क्या शो करता है, एटम के अंदर किस सेल में, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यस, हाइड्रोजन जो होता है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ जो एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल एटम में उतने ही क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s। बॉक्स डायग्राम में इसको, ये सपोज 1s है तो इस टाइप से शो करेंगे। सेकंड हीलियम है बेटा, एटॉमिक नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 इस टाइप से। लिथियम लेंगे एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 के बाद कौन आएगा बेटा, जो अपन ने सीक्वेंस किया था ना अबो रूल में फिलिंग का, 1s के बाद क्या आएगा 2s। सिमिलर बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2। इसके बाद बोरोन आएगा बेटा एटॉमिक नंबर 5, तो 1s और 2s पूरा भर गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। उसके बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा बेटा 2p। 2p 1 से लेके कहां तक जाएगा बेटा, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। फिर 2p के बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा 3s। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं आता बेटा, डी और एफ ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। वहां पे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा चेंज हो जाता है, ये बोल दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है ds में या f और d में, लेकिन s और p में नहीं होते। बोरॉन के बाद बेटा कार्बन आ जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ऐसे सीक्वेंस से चलता जाएगा। अच्छा, इसमें लास्ट इनर्ट गैस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझना। जैसे नियॉन लूम है, नियॉन इनर्ट गैस नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 10, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है बेटा। तो इसके बाद जो आएगा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसको आप सीधा लिख सकते हो नियॉन, यहाँ तक फुली फिल्ड है, 2p के बाद फिर क्या आ जाएगा 3s1, समझना। सोडियम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी को कंडेंस फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो पूरा कंप्लीट और एक होता है कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म में जब भी लिखे आप लास्ट इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखें, और कोई आइटम नहीं ले सकते। लास्ट इनर्ट गैस जो भी है उसके बाद आप जो सब सेल्स हैं उनको डिनोट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना बेटा? जैसे आपको क्लोरीन का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17, स्टार्ट हमेशा कहां से करना है, 17 इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा। स्टार्ट हमेशा कहां से करना है 1s से, 1s2, उसके बाद 2s, यही हर बार यही चलेगा बेटा, 1s2 2s2 2p6। तो आप लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, इट इज वेरी सिंपल। 2s2 2p6, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 2d होता नहीं है, 3s, उसके बाद 3p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, 2 2 4 6 10 और 12, आपको 17 भरना है, p में कितना आ जाएगा 5। p में कहां तक आएगा बेटा 6 तक, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा 4s, 4s के बाद 3d, समझ रहे हैं? जैसे आपको आयरन का लिखना है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, आयरन एटॉमिक नंबर 26, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई 1s। अच्छा, इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते थे, 1s से लेके 2p तक नियॉन है बेटा। लास्ट इनर्ट गैस क्या आएगी नियॉन क्लोरीन के, ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5, वैलेंस सेल हो जाएगी थर्ड सेल। आयरन लिखना है बेटा आपको, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d पहले खाली होता है, 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। तो देखो यहाँ 4s2 पहले भरेंगे, 4s2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3d में कितने बच्चे, देखो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप काउंट करोगे 26 फिल करना है, मतलब क्या आ जाएगा 3d6। तो यहाँ तक ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर्गन 3d6 4s2। बहुत से बच्चे पहले 4s बाद में 3d लिखते हैं, भरेगा 4s, लेकिन बेटा लिखने की आदत डालो 4s को बाद, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सपोज मुझे Fe+2 बनाना है, 2+ या 3+, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा 4s से, 3d से नहीं निकलेगा। अगर आप 3d बाहर लिखोगे तो d से निकालोगे, गलती होगी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4s का एनर्जी वापस बढ़ जाता है। आप बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग n+l रूल के अकॉर्डिंग पहले 4s आएगा, फिर 3d, n+l से देखेंगे 4+0 3+2, 3+2 ज्यादा है, लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन भर गया तो 4s वापस बाहर आ जाएगा। और 3d देखो 3s 3p के साथ ही आएगा, थर्ड सेल है, तो एक्चुअली n-1d होता है। तो इसको आप अंदर लिखें, s को बाहर लिखें, ns को बाहर लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ आते हैं बेटा 30 तक या 40 तक, अप टू एटॉमिक नंबर 40 दो एक्सेप्शन आता है, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम 24 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा ऑर्गन 3d5 4s1, होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन 3d5 हो गया क्योंकि d5 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड विच इज मोर स्टेबल, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम इसी टाइप से कॉपर 29 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d9 की जगह क्या हो जाएगा 3d10, 4s2 की जगह क्या हो जाएगा 1। तो अप टू एटॉमिक नंबर 40 आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो एक्सेप्शन आते हैं मेनली उसके बाद वाले आते हैं 41 से डी और एफ ब्लॉक में, तो वो अपन मैं आपको अगली क्लास में एक साथ लिखवा दूंगा जो एक्सेप्शन है, और इसकी फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह फाइंड करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी अपन ने बेसिक बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा उससे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर को मिला के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। जैसे मैं बोल दूं कि सल्फर के 10th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट लिखिए, या कैल्शियम में M0 वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N3L2 वाले कितने होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में आएगा बेटा, एटॉमिक आपको फिजिकल में पढ़ाएंगे। अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है।
सेम सब सेल के लिए साइज और एनर्जी का ऑर्डर बेटा एसपीडीएफ इंक्रीजिंग होता है। चलिए होमवर्क एक तो आपको जो मॉड्यूल मिला है बेटा उसमें एक्सरसाइज 1 में 1 to 10 क्वेश्चन कर लेना, ट्राई करना। होमवर्क में लिख लो, होमवर्क एक्सरसाइज 1 जो है मॉड्यूल की उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ट्राई कीजिएगा एक बार, ये क्वांटम नंबर पढ़ के। इसका आज ये हैंडआउट भी भेज दूंगा मैं, और पिछली क्लास वाले का मैंने रिटर्न में नोट्स वो भेजे टाइप वाले, और मैं क्लास नोट्स भी भेज दूंगा आपको, जब अपलोड कर दूंगा इसी पे, तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे और वो मिल जाएगा। मॉड्यूल मिल ही गया होगा आपको, मॉड्यूल आप उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है आपके। मॉड्यूल बेटा वो होगा क्वांटम नंबर और पीरियोडिक टेबल का होगा, जनरल केमिस्ट्री का, आईओसी का। तो उससे आप वहां से मॉड्यूल डाउनलोड करके उसको पढ़िए। उसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करना है। होमवर्क वापस बोल रहा हूँ, जो मॉड्यूल मिला है आपको पीरियोडिक टेबल और क्वांटम नंबर का, उसमें क्वांटम नंबर वाला पार्ट पढ़ के, और उसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वांटम नंबर के वो करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1, यस। और एक रेस में आपको अपलोड करूंगा, तो वो रेस भी आप कर सकते। अभी जो रेसेस मिली आई थिंक वो बॉन्डिंग की, तो मैं आपको क्वांटम नंबर की रेस अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है। अब आपके जो डाउट्स हैं मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. हैंड रेज कर लो। Hello. हाँ हिमाद्री, हेलो। Hello. आवाज आ रही है हिमाद्री? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते सर ये डाउट पूछना था मुझे। सर हो? ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर अपन पहले ऑर्बिटल्स का ग्राफ देखें तो पहले 4s जो है वो एकदम मतलब नीचे होता है, देन 3d, और फिर एकदम 3d वापस नीचे मतलब लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं, देन 4s। मैंने बताया बेटा, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4s का एनर्जी है n+1 रूल से। इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएंगे तो 4s का इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी वापस, तो उसको बाहर की तरफ ही लिखे। और दूसरा ग्राफ वाला जो पार्ट है वो पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से आता है, तो वहां बात करेंगे ग्राफ से, ओके सर। वो आएगा आगे। और यस नमन बोलो। ये सर ये वाला डाउट था। नमन हो गया, हिमाद्री हो गया, अभी से अभी शर्मा क्या है? सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी बेटा हंस का जो रूल है ना, वो है ही क्या, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने ये तो बोल दिया कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, पैरिंग मत कीजिए, उसके बाद पैरिंग, लेकिन उसका रीजन उसने क्या दिया या उस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया, कि उसने बोला ऐसा करने से आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आएगी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एटम की, और एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो वो ये ट्राई करेगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, ताकि उनमें रिपल्सन भी नहीं होगा ना बेटा, लॉजिकली सोचो। इलेक्ट्रॉन आप पैर अप करते हुए भरोगे तो रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे सेम स्पिन में, सेम एनर्जी वाला है, तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हन ने एक्सप्लेन किया बेसिकली स्टेबिलिटी को। हाँ Excuse me, sir. Sir, हाँ is it बेटा। true that dz square orbital is made up of 2 orbitals? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे अलग अलग हैं। सर हम्म ओरिजिन पे नोड होता है क्या p ऑर्बिटल में? बेटा ये ओरिजिन सब तो एटम का सेंटर हो गया ना, न्यूक्लियस, वहां तो वहाँ सब में नहीं होगा, होता, सब में होगा सर। सर सब में और होगा ना, एन बिल्कुल एल होगा। एन और एल जो होता है वो सेम होता है क्या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए? हाँ बेटा, सर और एम का? एम अलग होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ अपलोड कर दूंगा मैं, आयुष्मान कर दूंगा, रेस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसा आपने बताया था कि dx² - y² में हमारे दो इमेजनरी होंगे, इसमें जीरो नहीं होंगे हमारे नोड प्लेन। हाँ अक्षित सही कह रहे हो। तो सर पर जैसे dz² है, इसमें भी तो हमारे दो इमेजनरी हैं, तो इसमें जीरो बेटा कैसे हैं फिर? प्लेन प्लेन नहीं बेटा, सरफेस है। अगर तुम काटोगे ना प्लेन को, उसको काटोगे तो वहां क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन की रिंग जो थी ना XY प्लेन में, वो कटेगी, जी सर। मतलब इलेक्ट्रॉन आ ओके सर। जाएंगे। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल प्लेन, बीच से मतलब पूरा कट हो, तो वो नहीं होगा। वहां अपन क्या बोल ओके रहे हैं, इमेजनरी बीच में से एक सरफेस ले रहे हैं, मतलब उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर तो है ना बेटा।
ओके सर। और इसमें- सर ये ओबो रूल और n+l रूल है, इनमें सर हाँ। क्या डिफरेंस है? आबव और n+l, बेटा n+l आबव का सपोर्टिंग है। आबव ने तो ये बोला ओके सर। कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फीलिंग होगी, फिर एनर्जी जी किसने सर। डिसाइड की? n+l, उसी का ओके सपोर्ट। सर, सर थैंक यू सर। सर हेलो dz को हेलो सर dz स्क्वायर में हाँ बेटा, एक वो एक करके पहले क्या नाम, देवर्स कौन बोल रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ तुम बोलो पहले, हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था dxy पे जब हम डबल डम्बल कॉम्प्लेक्स वाला वो बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें Right. नोड्स के आ जाने पे शेप चेंज क्यों होती है? जैसे कि पहले तो एक्सिस पे था, बट बाद में वो एक्सिस से हटके साइड में हो गई डबल डम्बल स्ट्रक्चर्स। नहीं नहीं बेटा, शेप तो वही रहेगी, वो तो दिखाने के लिए 3D में उसको थोड़ा सा हाँ, तो घुमा आपने देता इसलिए हूँ। चेंज कर हाँ दिया हाँ, था। थैंक यू सर। दिखाने वो तो सेम ही रहेगा बेटा, शेप चेंज नहीं होगा। सर वो तो 3D में n+l रिप्रेजेंट रूल करने के किसने लिए दिया था? है। n+l रूल किसने दिया था? n+l रूल किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम तो नहीं आता बेटा, इसमें उसी में समझाता है अपन, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सोमरफेल्ड ने समझाया था। पर सर सोमरफेल्ड फिर ने एक्सप्लेन किया था। किसके बेसिस पे ये करा था? सोमरफेल्ड ने दिया था, उसने बोला कि सब सेल का एनर्जी जो होगा वो अलोंग विद n l के साथ डिसाइड होता है, n+l से डिसाइड होता है। n सेम है तो l भी बढ़ेगा, ये सोमरफेल्ड ने समझाया था अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक बार फिर से थोड़ा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बेटा थोड़ा सा ये मतलब ये परेशान करने वाला है, लेकिन इसमें तुम बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है और उसकी मल्टीप्लिसिटी मतलब कब ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी मतलब लाइक हाफ 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 मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कब ज्यादा होगा बेटा, जब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप है तो नेट स्पिन 0 हो जाता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कम आएगी। कब ज्यादा आएगी? जब सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और ऐसा कब पॉसिबल है बेटा? जब अपन एक एक इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे? सेम स्पिन में भरे। तो हमने बस ये समझाया कि पहले आप सेम स्पिन में भरिए सारे इलेक्ट्रॉन, उससे अपने आप आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ठीक है, बाकी अगर वैल्यू पूछता है तो फॉर्मूला जो बताया आपको 2s+1 ध्यान रख लो, या सिंपल सा आप इतना सा ध्यान रख लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है +1 कर, अनपेड इलेक्ट्रॉन +1। इससे ज्यादा स्पिन के बारे में बात नहीं करें। सर तो सर स्पिन हाफ मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा ना? फील्ड ऑर्बिटल्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगी ना? हाँ बिल्कुल, सारे अनपेड है सबसे ज्यादा। सर ये E2G और E2G क्या होता है? ये बेटा उसमें आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ेंगे, CF2 सर फील्ड थ्योरी। सर D और F ऑर्बिटल में जो हाफ स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल की, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट की होती है, ऐसा होती है? बेटा D और F में एक्चुअली D5 F7 तक जाता है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगा। और P3 ऐसा नहीं है बेटा, P में भी होता है हाफ फील्ड। अगर आप कंपेयर करोगे ना P3 को P4 से, तो P3 इज मोर स्टेबल। अच्छा, अब सवाल उठता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल क्यों होता है? तो वो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। तो एक बार नोट्स में भेजा है मैंने पढ़ना, बाकी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। सर एक सर छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर हाँ, थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ाएंगे प्लीज सर। बेटा थोड़ा सा क्या, हर टाइप के बच्चे हैं इसमें, तो अभी देखो थोड़ा सर, सा फास्ट नहीं तो सही है शुरुआत सर, ये स्पीड सही है सर। नहीं वो मुझे पता है, ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सर धीरे पढ़ाओ। शुरुआत वाली क्लास है, 2-3 ही हो जाए, एक बार पॉप अप हो जाए, सब बच्चे अपने उससे हो जाए थोड़ा सा फेमिलियर, तो उसके बाद अपन जैसे बॉन्डिंग पढ़ोगी ना, तब तुम खुद बोलोगे कि सर श्योर सर। बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ। सर अगली यूनिट केमिकल अभी क्या बॉन्डिंग मैं थोड़ा पढ़ाएंगे? सा बेसिक मान के, कुछ बच्चे नए भी आए जैसे आज भी आए हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत की 1-2 क्लास में बात है, बाकी स्पीड की टेंशन मत करो। 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं MLN, हमें सब पता क्या कैसे पढ़ा रहे हैं। अगली यूनिट सर तो केमिकल पढ़ो, बॉन्डिंग तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हाँ, अगला पीरियोडिक चैप्टर केमिकल क्लासेस बॉन्डिंग कब पढ़ाएंगे? अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको फिनिश कर चलिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर आप बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं क्या? बेटा बोर्ड पे तो जब ऑफलाइन लगेगी, इस पे तो ये व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे ना, ऑनलाइन में कैसे सर पढ़ेंगे? अभी तो बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं आप, कैसे? अच्छा रहेगा। और जैसे कैमरा ऐसे साइड करके, नहीं, जैसे स्कूल्स सिस्टम में जुड़ा पढ़ाते हैं। पैड होता है ना, इसमें व्हाइट पैड होता है, उस पे पढ़ाते हैं। नो सर, बाकी दिस इज बेटर। हाँ नहीं वो बोर्ड तो पढ़ा नहीं है, वो तो सब तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बोर्ड पे पढ़ाने की, और जब ऑफलाइन चालू होगा होप सो जल्दी, तो फिर बोर्ड पे ही पढ़ना है, डोंट वरी। वो क्लास का फील अलग होता है, नो डाउट, समझता हूँ, लेकिन सर बोर्ड वाला बॉन्डिंग के फील वो क्लास में ही आता है बेटा। बोर्ड वाला फील रिकॉर्डिंग में तो वही आएगा, थोड़े दिन में तुम्हें वैसे ही लगेगा जैसे यहाँ पे पढ़ा है।
सर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कब पढ़ाएंगे? वो बाद में पढ़ाएंगे बेटा। ओके सर सर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के रूल के अनुसार जो फुल्ली फील्ड होगा सर तो मिनिमम होगा ना सर, तो स्टेबिलिटी को वायलेट करेगा। नहीं बेटा, उसने बोला इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जब स्टार्ट करता है ना तब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बाकी पूरा पैर अप होने पे तो फिर और बहुत सारी चीजें आ जाती है। फुली फील्ड तो उल्टा ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नॉट होलसेल क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज वन ऑफ फैक्टर, और वो भी कब लगता है? इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब पूरा भर जाएगा बेटा तो वो तो पैरिंग होगी, उसको आप रोक ही नहीं सकते। Excuse me, sir. हम्म Sir, actually I am aiming for 2021 also JEE. Sir, तो Okay. स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? बेटा प्रॉपर जो भी तुमने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज, डेट्स आने वाली हैं, आ जाए तो उसमें पहले अटेम्प्ट तो दिए होंगे ना दोनों? Yes sir. हाँ, तो उनमें क्या रहा स्कोर? सर उसमें मेरा 94% आयल था। 94, दैट्स गुड। तो उसमें तुमने जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन वगैरह और कंटिन्यूटी मेंटेन रखो तो एग्जाम, ओके सर। है ना? तो उसको सर तो फिर बस कोई डाउट होगा तो आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा। हाँ पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए एनीवे खत्म होने वाली है, 15 मिनट बाद अपने आप ऑटो ऑफ हो जाती है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बाकी सर। अगली क्लास में फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ दीक्षांग, हेलो। बस निकल रहा हूँ यार, बच्चे जान खा रहे हैं। अरे मत पूछो, ऑनलाइन में तो भर भर के डाउट। अरे वो लाइव क्लास है ना, साला बच्चे हैं 250-300, और वो सारे भांति भांति के हैं। कोई तो अच्छे स्कोर वाले भी हैं जेईई मेन में, कुछ बिल्कुल वो है कोविड बैच वाले। अरे उसके बाद मैंने वो उनको वो उसका चैट वो कर दिया ओपन, मतलब डाउट के लिए, तो साले सारे एक साथ वो टूट पड़े मेरे ऊपर। ऑर्बिटल बता भी